हरियाणा के CITU के फेसबुक पेज पर आज आप लोगों ने मुझे बुलाया। मैं आपका बहुत आभार मानना चाहती हूँ और आज हम लोग बातचीत करेंगे या मैं अपने कुछ विचार आपसे शेयर करूँगी। तो बहुत बड़ी विचारधाराओं के बारे में जिनका हम लोग बहुत ही हम लोग इन विचारधाराओं के बहुत ज़बरदस्त दुष्परिणाम अपने चारों ओर और अपने समाज के अंदर देखते हैं। ये दो विचारधाराएं हैं, सांप्रदायिकता और जातिवाद। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि सांप्रदायिकता और जातिवाद तो हमेशा से रहे हैं और इनका कोई इलाज नहीं है, हमेशा ही ये रहेंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से सोचना सही नहीं है। हम लोग जो ये मानते हैं कि समाज में परिवर्तन होता है, तो हम ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे समाज में जो उत्पादन के रिश्ते हैं, उत्पादन के तरीके हैं, जैसे वो बदलते हैं, वैसे ही लोगों के आपसी संबंध भी बदलते हैं और उनके विचार भी बदलते हैं। इसलिए एक विचार जो बहुत पुराना है, आज के ज़माने में उसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है, उसमें और पुराने ज़माने में उसके इस्तेमाल में फ़र्क होगा। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे और सोचेंगे तो सांप्रदायिकता के बारे में और जातिवाद के बारे में हम उनका अध्ययन कर सकेंगे। अगर हमारी ये समझ में आएगा कि इनका इस्तेमाल कौन करता है और क्यों करता है, तो फिर इनके ख़िलाफ़ लड़ने के लिए भी हमारे पास बहुत ताकत जुटेगी और इनके ख़िलाफ़ हम बहुत कारगर लड़ाई लड़ पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं जातिवाद के बारे में कुछ कहूँगी कि निश्चित रूप से वर्ण व्यवस्था हमारे देश की बहुत ही प्राचीन व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जैसा आज हम उसको देखते हैं वैसा ही वो हमेशा था। इसमें बहुत परिवर्तन आए हैं और इस व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए हमारे समाज के अंदर ही बहुत ज़बरदस्त संघर्ष हुए हैं। अगर हम देखें अपने देश में किस तरह से गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और बौद्ध धर्म और जैन धर्म बहुत विकसित हुए, बहुत फैले, तो हमको ये देखना होगा कि इनके फैलने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये था कि वो समानता की बात करते थे। वो जन्म से ही जो असमानता का सिद्धांत है, जिस पर वर्ण व्यवस्था टिकी हुई है, उसका विरोध करते थे और उनके मानने वाले भी इसका ज़बरदस्त विरोध करते थे। और हज़ारों साल के लिए हमारे देश में बहुत बड़े हिस्सों में बौद्ध धर्म का बहुत ज़बरदस्त असर था। बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा राज करते थे, जैनी राजा भी राज करते थे। और हम अगर इतिहास को ठीक से समझें तो हमें पता चलेगा कि 13वीं शताब्दी तक हमारे देश के कई हिस्सों में बौद्ध और जैन धर्मों का बहुत असर था और उनको मानने वाले राजा भी थे। तो इसका मतलब ये है कि हमारे ही देश के अंदर, हमारे ही समाज के अंदर जातवाद और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ लड़ने की ताकत लगातार पैदा होती रही है। अलग अलग तरीके से इस वर्ण व्यवस्था की चुनौती को स्वीकार किया गया है और समाज के अंदर समानता की लड़ाई को लड़ा गया है। और इस लड़ाई को केवल उन लोगों ने ही नहीं लड़ा जो वर्ण व्यवस्था के सबसे बड़े शिकार थे, बल्कि उन तमाम लोगों ने लड़ा जो समझते थे कि जात पात धर्म जन्म पर आधारित असमानता ये बिल्कुल अनैतिक है और इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और इसीलिए काफ़ी प्रभावशाली तरीके से वर्ण व्यवस्था का मुकाबला
लगातार हमारे देश के इतिहास में हुआ है। तो आज हमको समझना है कि आज जातिवाद का किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। अगर हम देखें कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव के खिलाफ जो ब्राह्मणवादी ताकतें थीं, उनको सफलता क्यों मिली? शायद, और बहुत सारी पुस्तकों में ये बात दोहराई जाती है, शायद सफलता इसलिए मिली क्योंकि ब्राह्मणवादी सोच ने एक तो असमानता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया, असमानता को नैतिक ठहराया, उसको सही ठहराया, और इसलिए जो तमाम लोग असमानता से फ़ायदा उठाने वाले लोग थे, जो दूसरों के शोषण पर जिंदा रहते थे, उनको ब्राह्मणवादी सोच एक हथियार के रूप में नज़र आया कि अपने शोषण को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाने के लिए ये एक बहुत सही विचारधारा है जो शोषित लोगों के अंदर अपने शोषण को ही स्वीकार करने की मतलब आदत डालती है, या एक तरह से उनको मजबूर करती है कि उनका जो पालन पोषण होता है, उनको जिस तरह से मतलब शिक्षा दी जाती है, उनके जिस तरह से संस्कार तय किए जाते हैं, तो वो अपने शोषण को बहुत हद तक स्वीकार करते हैं, उसके खिलाफ लड़ते नहीं हैं, और ये फिर शोषण को बनाए रखने का और शोषण को जारी रखने का सबसे ज़बरदस्त और सबसे कारगर तरीका होता है। अगर हम महाभारत में एकलव्य की कहानी को याद करें, तो एकलव्य एक दलित या बहुत आदिवासी लड़का था जो बहुत अच्छा निशानेबाज था, वो बहुत अच्छा मतलब तीर चलाता था। और हम लोग सब जानते हैं कि वो कहानी है कि एक दिन अर्जुन और द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे और एक हिरन निकला, और द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा जल्दी से उसको मारो, लेकिन अर्जुन के मारने से पहले ही जंगल के अंदर से एक तीर आया और उसने बिल्कुल सही निशाना अपना मतलब निशाने तक पहुंचा और वो हिरन मर गया। और द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों बहुत आश्चर्यचकित हुए। एकलव्य एक लंगोटी पहने जंगल से निकला और उसने दोनों को प्रणाम किया। तो उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा गुरु कौन है, तुमने ये कहाँ से सीखा? तो वो बेचारा भोला भाला लड़का था, उसने बता दिया कि द्रोणाचार्य जी आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपकी एक मूर्ति बनाई थी और उसके सामने मैं मतलब आपसे आशीर्वाद लेता था, और मैंने उस मूर्ति को ही अपने सामने रख करके मैंने तीर कमान चलाने की अपनी वर्जिश की और इसमें महारत मैंने पाई। तो ये देख करके कि अर्जुन बिल्कुल आग बबूला हो रहे हैं कि उससे बेहतर निशानेबाज एक मतलब गरीब आदिवासी लड़का है। द्रोणाचार्य ने तुरंत अर्जुन को खुश करने के लिए एकलव्य से कहा कि तुमने मेरी दक्षिणा तो दी नहीं, गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। तो उसने कहा जो आप मांगेंगे मैं दूंगा, और द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने अपना अंगूठा काट करके उन्हें दे दिया। अब ये कहानी इस तरह से पेश की जाती है कि ये गुरु भक्ति है, ये एक आदर्श शिष्य है, लेकिन अगर हम इसके गहराई में जाएं तो एक दूसरी बात सामने आती है कि ये कैसा गुरु था द्रोणाचार्य जो अपने दो शिष्यों के बीच में इतना अंतर करता है। दूसरी बात ये कि एकलव्य ने इतनी आसानी से अपना अंगूठा काट के उनको दे क्यों दिया? अगर द्रोणाचार्य अर्जुन से अंगूठा मांगते तो क्या अर्जुन अंगूठा काट देता अपना? बिल्कुल नहीं काटता। वो इसलिए कि अर्जुन के संस्कार अलग थे। उसके संस्कार थे कि दूसरों को लूटो, दूसरों के ऊपर राज करो, दूसरों का शोषण करो। और एकलव्य के संस्कार ये थे कि जो तुमसे बड़े हैं, जो समाज में तुमसे ऊंचे हैं, उनकी तुम इज्जत करो, सम्मान करो और उनकी हर आज्ञा का पालन करो। तो ये जो
हमारे वर्ण व्यवस्था के अंदर ये जो अलग अलग सीढ़ियाँ बनी हैं, अलग अलग श्रेणियाँ बनी हुई हैं, उनका एक बहुत बड़ा परिणाम ये है कि जो निचली सीढ़ियों पर हैं, जो नीचे की श्रेणियों में आते हैं, उनके अंदर जन्म से ही और मतलब एक नस्ल के, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में यही बातें समझाई जाती हैं कि जो बड़े हैं, जो ऊंची जात के हैं, उनके आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म है। तो ये हमको महाभारत के उस प्राचीन काल की उस कहानी में देखने को मिलती है। लेकिन उसके पीछे जो एक बहुत बड़ी सच्चाई है उसको हमें समझना होगा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये शोषण का एक बहुत ज़बरदस्त सहायक है। बिना फौज के, बिना मतलब और किसी ताकत के आप इंसान के दिमाग को ही इस तरह का बना सकते हैं कि वो ज़बरदस्त शोषण को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। और इसका नतीजा आज हम देख सकते हैं। किन किन क्षेत्रों से जो सबसे ज़्यादा पीड़ित और शोषित है हमारी समाज व्यवस्था में, किन किन क्षेत्रों से उनको अलग रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र से, तमाम पेशों के क्षेत्र से उनको यही बताया गया है कि जिस पेशे में तुम पैदा हुए हो उसी पेशे में तुमको रहना होगा। और इसके साथ साथ जो मतलब क्रूरतम शोषण है उसको बर्दाश्त करना, उसको स्वीकार करना, ये भी उनको एक संस्कार के रूप में समाज की तरफ से दिया जाता है, समझाया जाता है। और अगर हम दलितों में देखें कि दलितों में भी सबसे ज़्यादा शोषित कौन है, तो वो दलित महिलाएं हैं। और आज अगर हम देखें कि शोषण की पूरे व्यवस्था में सबसे ज़्यादा शोषित कौन है, और इस समय मैं सिर्फ यौन शोषण की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ हिंसा की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्थिक शोषण की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं CITO के लोगों से बात कर रही हूँ जो आर्थिक शोषण से लड़ते हैं। तो आर्थिक शोषण की शिकार भी सबसे ज़्यादा दलित महिलाएं हैं, चाहे वो खेतों में काम करने वाली खेत मजदूर हों, जो सबसे कम मजदूरी के बदले अपना श्रम बेचने के लिए परिस्थितियों वश और अपने संस्कारों के वश मजबूर होती हैं। बिना बोले, बिना मतलब विरोध किए वो सबसे ज़्यादा मेहनत करती हैं और सबसे कम वेतन पाती हैं। और इसी तरह मतलब जो अगर हम पूरा देखें कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शोषित कौन है, सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाले कौन हैं और सबसे कम वेतन पाने वाले कौन हैं, तो हमारी समझ में आएगा कि निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में ये वही लोग हैं जो दलित जातियों के सदस्य हैं, जो आदिवासी समूहों के सदस्य हैं। यही वो लोग हैं जो शोषण की सीढ़ी में सबसे निचले स्तर पर हैं और सबसे अधिक शोषण को बर्दाश्त करते हैं। अब आज की परिस्थितियों में हम अगर देखें तो हर तरफ हम देखते हैं कि दलितों का शोषण, जाति हिंसा, आदिवासियों का शोषण, ये पहले से भी बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और हमको समझना होगा ऐसा क्यों। आखिर ये समझा जाता था कि अगर लोग शिक्षित हो जाएंगे, अगर लोग होटल में अगल बगल बैठ करके एक साथ खाना खाएंगे, अगर लोग बस में बैठ करके सफ़र करेंगे, अगर लोग एक ही कारखाने में काम करेंगे, तो फिर ये जो जातीय भेदभाव है, ये जो छुआछूत है, ये ख़त्म हो जाएगा, ये जो वर्ण व्यवस्था है ये चरमरा जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, इसका उल्टा हुआ है। ये और भी ज़्यादा आज हमको मजबूत दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अगर ये सोचा था कि पूंजीवादी परिवर्तन के साथ या पूंजीवादी विकास के साथ वर्ण व्यवस्था ख़त्म हो जाएगी,
तो हम एक बहुत बड़ी सच्चाई को भूल रहे थे। और वो क्या कि पूंजीवादी व्यवस्था भी एक शोषण की व्यवस्था है। उसमें और सामंती शोषण में अंतर है, लेकिन बुनियादी तौर पर पूंजीवादी व्यवस्था भी एक शोषण करने वाली व्यवस्था है, एक शोषण पर टिकी हुई व्यवस्था है, एक मुनाफे के नियम पर टिकी हुई व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था उन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करती है जो शोषण को बरकरार रखने में मददगार होते हैं, जो शोषण को स्वीकार बनाने में मददगार होते हैं। और इसलिए पुरानी वर्ण व्यवस्था का नए तरीके से इस्तेमाल पूंजीवादी व्यवस्था करती है और असमानता को केवल वो बनाए नहीं रखती है, बल्कि असमानता को बढ़ाने का काम भी करती है। आज हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर और दुनिया में ये जो नव उदारवादी नीतियों के तहत पूंजीवादी व्यवस्था आज अपने शोषण को और भी ज़्यादा क्रूर तरीके से चला रही है और निजीकरण करके, बाज़ारों पर कब्ज़ा करके, मज़दूरों कर्मचारियों के अधिकारों को छीन करके, मतलब जो मज़दूरों को कुछ अधिकार प्राप्त भी थे उनको छीन करके क्या हुआ है। अगर हम एक वाक्य में कहें कि ये 20 साल के नव उदारवादी नीतियों के क्रियान्वयन के बाद आज सबसे बड़ी सच्चाई समाज के अंदर क्या है, वो है असमानता, अकल्पनिक असमानता, देशों के बीच असमानता और देशों के अंदर असमानता। तो अगर इस असमानता को बढ़ाना है, जो कि आज का ये थोड़ा सा बदला हुआ पूंजीवाद बुनियादी तौर पर नहीं बदला है लेकिन और भी ज़्यादा क्रूर हो गया है, तो वो आखिर उस विचारधारा को निश्चित रूप से इस्तेमाल करेगा जिसकी बुनियाद असमानता है। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था सबसे अधिक असमानता को बनाए रखने की विचारधारा है, क्योंकि वो एक ऐसी विचारधारा है जो लोगों को समझाती है कि असमानता से छुटकारा मिल ही नहीं सकता है। तुम मेहनत करो, तुम आगे बढ़ो, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम कुछ भी करो, तुम पूंजीपति भी बन जाओ, तुम दुकानदार भी बन जाओ, तुम मतलब प्रोफेसर भी बन जाओ, लेकिन जन्म से जो तुम्हारी असमानता है वो तुम्हारे साथ साए की तरह चिपकी रहेगी, उससे तुम कभी छुटकारा नहीं पा सकते हो। तो पूरी दुनिया में शायद असमानता को उचित ठहराने वाली कोई ऐसी विचारधारा है ही नहीं जिसका मुकाबला वर्ण व्यवस्था के साथ किया जा सकता है। एक ऐसी विचारधारा जो यही समझाती है कि असमानता से तो बचना ही असंभव है, कुछ भी कर लो लेकिन असमानता बनी रहेगी। ये किस हद तक हमारी सोच पर, हमारे मतलब काम करने और सोचने और दूसरों के बारे में अपना मन बनाने में किस हद तक हमको प्रभावित करती है, कभी कभी हम लोग इसका पूरा एहसास भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये आज हमारे समाज की बहुत बड़ी सच्चाई है कि ये जो आज मौजूदा नव उदारवादी दौर में ये जो असमानताएं मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि एक अंबानी के पास जितना पैसा है वो हमारे देश की करीब करीब 50% जनता के पास नहीं है। एक आदमी के पास जितनी दौलत है और उसका साल में उसकी दौलत जितनी बढ़ती है वो मतलब लाखों लोग साल भर में जितना कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो इस तरह की असमानता एक ऐसे देश में जहां हम लोगों ने सोचा था कि समाजवाद की तरफ हम बढ़ेंगे, मतलब सामाजिक और आर्थिक न्याय हमारे देश में हमको दिखाई देगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा
क्योंकि पूंजीवाद के चलते असमानता बढ़ी है और असमानता को बढ़ाने वाली ये विचारधारा, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, ये और भी ज़्यादा जटिल बना दी गई है, ये और भी ज़्यादा क्रूर बना दी गई है। और जो हम आज देखते हैं कि जिन लोगों को एक हो करके, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे CITO के साथी हैं उनको समझने के लिए, कि जिन लोगों को इकट्ठा होकर के इस पूंजीवादी लूट और शोषण के खिलाफ इकट्ठा होकर के लड़ना चाहिए, वो एकजुट हो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके बीच में जाति भेदभाव इतना ज़्यादा है, उनकी जाति मतलब पहचान इतनी ज़्यादा उनके ऊपर छाई हुई है कि वो उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ एकता जिस तरह से बनानी चाहिए बना नहीं पा रहे हैं। ये जो एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है हमारे संघर्षों में, हमारे अभियानों में, अगर इसको हम मद्देनज़र रखते हुए आगे की अपनी रणनीति को तय नहीं करेंगे तो हमारे संघर्ष फिर बहुत सीमित रहेंगे, बहुत नियंत्रित रहेंगे, और वो बड़े संघर्ष जो इस व्यवस्था को पलटने के लिए ज़रूरी हैं, उनको फिर लड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहती हूँ। मैंने कई साल सूती मिलों के बीच में, सूती मिल के मज़दूरों के बीच में काम किया, और मैं तो एक दूसरे ही वर्ग से आई थी, बहुत कुछ मुझे पता नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मेरी समझ में आने लगा कि अलग अलग विभागों में अलग अलग जाति के लोग काम करते थे। मतलब एक कारखाने के अंदर भी अलग अलग विभागों में अलग अलग जातियों का बहुमत था, अलग अलग जातियों का वर्चस्व था, और कुछ काम थे, हालांकि हम सब जानते हैं कि टेक्सटाइल मिल्स में, सूती मिलों में जो बुनकर जातियों के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम हों या फिर जो हमारे उत्तर प्रदेश में जिनको कोरी कहा जाता है उस जात के हों, दूसरे इलाकों में दूसरे नाम से पहचाने जाते हैं, लेकिन जो बुनकर जात के हैं, जिनको जो दलित श्रेणी में आते हैं, कुछ ऐसे विभाग थे जहां इनको काम पे रखा ही नहीं जाता था, जहां पर तागे को मुंह में लेना पड़ता है और बॉबिन से तागा मुंह में लेकर के उसको मतलब काटा जाता है। उस काम पर दलितों को काम पर नहीं रखा जाता था, और हम लोग अक्सर इस पर बातचीत भी करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और हमारी यूनियंस को और हमारे मांग पत्र में इस बात को दर्शाया जाना चाहिए कि कहीं भी भेदभाव न हो, किसी भी काम को करने में किसी को मना न किया जाए। लेकिन मेरा अपना अनुभव है, मुझे नहीं मालूम कि बाकी देश का क्या हाल है, ये डॉक्टर अंबेडकर जब जिंदा थे और जब बड़ा आंदोलन चला था बम्बई के सूती मिल के मज़दूरों में, तो उस समय भी ये सवाल उठा था। लेकिन हमारे अंदर ये जाति भावना इतनी गहरी है, इतनी दूर तक पहुंच गई है कि हमारे बहुत से मज़दूर भी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि मतलब जिस तागे को एक दूसरी जात के उनके ही साथी ने काटा है उसको वो भी काटे। तो मैं ये सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ कि ये जो जात पात की जो बीमारी है, ये जो जातिगत भावनाओं की ये जो हमारे जहन पर इतना ज़बरदस्त प्रभाव है, ये हमारे आंदोलन और हमारे संगठन के लिए भी कितना हानिकारक है, ये हमारी बड़ी एकता को बनाने में कितना नुकसान पहुंचाती है, इसका एहसास करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बार कहा था कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये हम लोग जब कहते हैं कि श्रम का विभाजन है हमारे समाज में, डिवीज़न ऑफ लेबर, एक श्रम का विभाजन है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हमारे समाज में श्रमिकों का भी विभाजन है जात के आधार पर, और जब तक ये श्रमिकों का विभाजन जो जातिगत आधार पर होता है,
जब तक इसके खिलाफ हम लोग बहुत सचेत तरीके से नहीं लड़ेंगे, तब तक उस आंदोलन को हम शक्तिशाली रूप में खड़ा नहीं कर पाएंगे जिसकी ज़रूरत है पूंजीवादी शोषण के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ये अगर हम जात पात को, छुआछूत को, वर्ण व्यवस्था को इस रूप में देखें कि ये हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, ये हमारे आंदोलन के लिए, हमारे संघर्षों के लिए कितना हानिकारक है, तो फिर हमारी इसके बारे में समझ बहुत बदलेगी। और अगर हम इसके बारे में ये सोचें कि नहीं, ये तो हमको संस्कार पैदा होने के साथ ही मिले हैं, जहाँ हम पैदा हुए हैं हमारी वही बिरादरी है, हमारे वही मतलब समूह के लोग हैं, अगर हम उसमें फंसे रहेंगे तो फिर हम इसका जो असली इस्तेमाल होता है जातिवाद का, हमको दबाने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए, ये हमारी समझ से दूर होता जाएगा और हम फिर अपने शोषण के खिलाफ उस तरह की सफल लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे जिसकी आज और भी ज़्यादा ज़रूरत है। और इसी संदर्भ में हमको जो ये सांप्रदायिकता की विचारधारा है उसको समझना है। हमारे देश में कुछ लोग समझते हैं कि ये सांप्रदायिकता तो हमेशा से थी, हमारे यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं और वो एक दूसरे से मतलब एक तरह की नफ़रत करते हैं या एक दूसरे के साथ मतलब उस तरह का भाईचारा नहीं बना पाते, इसलिए इसके ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। अगर हम देखें तो आधुनिक युग में ही सांप्रदायिकता का एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, एक राजनीतिक हथियार के रूप में जन्म हुआ है। अगर हम अपने ही देश में देखें तो हाँ, युद्ध होते थे, संघर्ष होते थे, एक हिंदू राजा एक मुस्लिम राजा से लड़ता था, लेकिन मुस्लिम राजा का सेनापति हिंदू होता था और हिंदू राजा का सेनापति मुसलमान होता था। सलाहकार दोनों के अलग अलग होते थे और वो लोग खुद जानते थे कि वो धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, वो धर्म का इस्तेमाल करते थे अपने पीछे लोगों को लामबंद करने के लिए, लेकिन उनकी लड़ाई कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी, वो राजनीतिक लड़ाई थी, वो सत्ता की लड़ाई थी, वो मतलब किसी को अपने अधीन करने की लड़ाई थी। इसको वो अच्छी तरह से समझते हैं और अगर हम इतिहास में जाएं तो हमारी समझ में आएगा कि इतिहास की सच्चाई क्या है। लेकिन हमारे देश में अगर हम आधुनिक युग में आए, और मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहती, उसको ज़रा संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ, है ये बहुत लंबी कहानी। तो हमारे देश में अगर हम कहें कि ये सांप्रदायिकता का जन्म कब हुआ, तो एक तरह से हम ये समझ सकते हैं कि 1857 में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ हज़ारों हज़ार हिंदू और मुसलमान एक होकर के लड़े और उन्होंने अपने अलग अलग राजा, बेगमात और मतलब मुग़ल बादशाह को अपने नेताओं के रूप में स्वीकार किया और कहा कि हम उनके नाम पर लड़ रहे हैं, तो अंग्रेज़ सबसे ज़्यादा अचंभे में पड़ गया, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस देश में अलग जाति और अलग धर्म के लोग इकट्ठा होकर के उनके खिलाफ लड़ सकते हैं। और उन्होंने इस 1857 के संघर्ष को दबाने के बाद बिल्कुल ये फैसला कर लिया कि अब वो ऐसा करते रहेंगे, ऐसी नीतियों को लागू करते रहेंगे जो हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर करने का काम करेंगे। और इसके बाद अगर हम देखें जिस तरह से जनगणना का उन्होंने इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने कुछ प्रजातांत्रिक सुधारों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने जो चुनाव क्षेत्र से थे उनका इस्तेमाल किया, मतलब अलग अलग तरीक़ों से उन्होंने बांटना शुरू किया धर्म के आधार पर लोगों को। और सिर्फ बांटना ही नहीं शुरू किया, बल्कि ये सोच उनके अंदर पैदा की कि उनके हित अलग हैं, उनके हित एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये जो सोच धीरे धीरे लोगों के अंदर आई, तो इसके परिणाम आगे चल कर के बहुत ही
मतलब हानिकारक रहे। हमारे देश की जो आज़ादी की लड़ाई थी, एक तरह से उसके जो उद्देश्य थे वो उद्देश्य भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाए, मतलब हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ये जो सांप्रदायिकता थी, ये जो विभाजन था लोगों के बीच में, उसने भी अपना लगातार काम किया। और अंत में हम जानते हैं कि हमारी आज़ादी तो आई, लेकिन देश का बंटवारा भी उसके साथ हुआ। तो हम अब उस पूरे इतिहास को अगर हम समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। अगर हम देखें कि आज हमारे देश में सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कौन कर रहा है और किस लिए कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल केवल भारतीय जनता पार्टी करती है, उस पर हम बाद में आएंगे कि उनका क्या तरीका है। हमारा ये मानना है कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल पूंजीपति वर्ग अपने हित में इसलिए करता है क्योंकि सांप्रदायिकता के जरिए आम लोगों का बंटवारा होता है, मजदूरों का विभाजन होता है, वो एक दूसरे को ही अपना दुश्मन समझने लगते हैं और जो लड़ाई होनी चाहिए व्यवस्था के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, वो लड़ाई एक सांप्रदायिक लड़ाई की शक्ल ले लेती है। इसलिए हम देखते हैं कि 1947 के बाद से लेकर के आज तक लगातार हमारे देश में दंगे हुए हैं और लगातार हमारे देश के प्रशासन ने, हमारे देश की सरकारों ने केवल वामपंथी सरकारों को छोड़ करके, यानी केरला में जब भी वामपंथी सरकार रही है और पश्चिम बंगाल में जब तक वामपंथी सरकार थी, इन दो अपवादों को छोड़ करके बाकी हमारे देश में तमाम सरकारों ने सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किया। सांप्रदायिक दंगों में मतलब आग में घी डालने का काम किया और उनके अधीन चलने वाला जो प्रशासन है उसने भी घनघोर सांप्रदायिक तरीके से काम किया और मतलब न्याय नहीं किया अल्पसंख्यकों के साथ। और अगर इसका मैं एक उदाहरण दूं तो आप लोग सब ने सुना होगा हाशिमपुरा और मलियाना के बारे में, जब नौजवान मुसलमानों को उनके घरों से पकड़ करके पुलिस ले गई और नहर के किनारे लाइन से खड़ा करके उनको गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। ये हुआ था 1900 मतलब कांग्रेस की सरकार थी उस समय, केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश में भी। वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय और उसके बाद उत्तर प्रदेश में हर पार्टी की सरकार आ चुकी है। कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद समाजवादी, उस समय जनता दल की सरकार आई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, बसपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई। कई बार इनमें उलटफेर होता रहा, लेकिन मलियाना और हाशिमपुरा के लिए जो लोग जिम्मेदार थे, पुलिस के मतलब पुलिस वाले और पुलिस के अधिकारी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई। जो लोग मारे गए उनको न्याय नहीं मिला, उनके परिवारों को मुआवजा तक नहीं मिला। और ये सारी सरकारें अलग अलग रंगों की रही हैं, सब ने एक जैसा व्यवहार इस घटने में जो लोग मारे गए और जो लोग इसके लिए दोषी थे उनके प्रति एक ही तरह का रवैया इन सब का रहा। ये एक मैं उदाहरण इसलिए दे रही हूँ कि ये सब पूंजीवादी पार्टियां हैं और पूंजीवादी पार्टियां भी पूंजीपतियों के हित की रक्षा करने में, ये जो समाज के अंदर, मजदूरों के अंदर, गरीबों के अंदर विभाजन है, उनको बनाए रखने में मदद करती हैं। और जब दंगे जैसी घटना घटती है तो वो भी अन्यायपूर्ण तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार करते हैं। तो ये हमारा इतिहास आज़ादी से लेकर के आज तक रहा है और इसके चलते हमने देखा कि जो मजदूर वर्ग के आंदोलन हैं, मजदूर वर्ग के संगठन हैं,
उनको छिन्न भिन्न इस सांप्रदायिकता ने करने का काम किया है, एक बार नहीं कई कई बार। और अगर आप लोग भी सोचेंगे, ध्यान से चीज़ों का अध्ययन करेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि किस तरह से सांप्रदायिकता ज़बरदस्त तरीके से पूंजीपतियों की रक्षा करने वाली एक विचारधारा है और इसीलिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। आज तो स्थिति और भी ज़्यादा खतरनाक है। आज एक ऐसी पार्टी केंद्र में शासित है और कई राज्यों में शासित है जिसकी राजनीति ही सांप्रदायिकता पर आधारित है। मैंने कहा था कि दूसरी पूंजीवादी पार्टियां भी सांप्रदायिकता का इस्तेमाल करती हैं, हाँ करती हैं, लेकिन इसके अलावा भी उनकी राजनीति के और भी पहलू हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का आधार ही सांप्रदायिकता है। वो जिस विचारधारा को मानते हैं, सावरकर की और गोलवलकर की विचारधारा, उस विचारधारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो बराबर के नागरिक बन ही नहीं सकते हैं, उनको बराबर का नागरिक माना ही नहीं जा सकता है। ये एक ऐसी पार्टी है जिसने कभी भी हमारे देश के संविधान को नहीं माना है। वो कुछ भी कहें, संविधान के ऊपर हाथ रख के शपथ खाते रहते हैं, लेकिन 1950 में ही उन्होंने अपने विचारों को स्पष्ट कर दिया था कि वो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को नहीं मानते। उनका लक्ष्य है कि इस देश में मनुस्मृति को संविधान के रूप में लागू किया जाए और उसके तहत ही कानून का पालन किया जाए। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो बुनियादी तौर पर न संविधान को मानती है, तो फिर संविधान को अगर नहीं मानेगी तो किसी रूप में वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मान सकती है, वो प्रजातंत्र को भी नहीं मान सकती है, और समाजवाद की बात तो बहुत दूर की बात है। ये एक ऐसी पार्टी है जो मानती है कि अल्पसंख्यकों को कहीं भी बराबरी का अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उनको बराबर का नागरिक नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए उनका काम, आज तो वो शासक हैं, लेकिन जब वो शासक नहीं थे, उनको चलाने वाला जो संगठन है आरएसएस, उसने देश में सांप्रदायिक सोच और सांप्रदायिक जहर फैलाने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। जितने दंगों की रिपोर्ट आई है, चाहे भिवंडी का दंगा हो, चाहे जबलपुर का दंगा हो, चाहे कोई भी बड़ा दंगा रहा हो, दंगे की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आरएसएस के लोग इसमें शामिल थे। आरएसएस के लोगों ने आग लगाने में बहुत काम किया, लेकिन कभी भी उनके खिलाफ उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जैसा कि होना चाहिए था। और आज उनके द्वारा संचालित भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और विभिन्न राज्यों में राज कर रही है। और हमें ये समझना चाहिए, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिकता तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ है, इसका इस्तेमाल तो अल्पसंख्यकों के खिलाफ होता है, तो बहुसंख्यकों को इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुसंख्यक के लिए ये कोई खतरा नहीं है। हाँ, अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए नैतिक तौर पर हमको इसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये सोच भी अधूरी है। हाँ, नैतिक तौर पर तो सांप्रदायिकता से कभी हमको समझौता नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको ये समझना चाहिए कि सांप्रदायिकता का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। सांप्रदायिकता का इस्तेमाल हमको बांटने के लिए किया जाता है और हमारा ध्यान अपने असली मुद्दों से बिल्कुल दूर हटाने के लिए किया जाता है। आप पीछे मत जाइए, आप 1 साल 2 साल पीछे भी मत जाइए। आप देखिए, ये जो कोरोना वायरस आज हमारे देश में फैलता ही चला जा रहा है, जिसने या जिसके आने के बाद हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था का नाश कर दिया गया। मजदूर वर्ग को आज वहाँ खड़ा कर दिया गया है जहाँ वो सोच रहा है कि आगे उसके हाथों को काम मिलेगा भी कि नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस कोरोना वायरस के बारे में गंभीरता दिखाई नहीं जब उसको दिखानी चाहिए थी। दिसंबर के अंत में मालूम हो गया था कि चीन में कोरोना वायरस निकला है।
जनवरी की 1 तारीख को ही केरला की सरकार ने उसके आगमन यानी कोरोना वायरस के आगमन की तैयारी केरला के अंदर शुरू कर दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बताया ये बीमारी आएगी, लेकिन हम लोग उससे निपटेंगे, सरकार आपका साथ देगी और हम आपके स्वास्थ्य का भी इंतज़ाम करेंगे, आपके सुरक्षा का भी इंतज़ाम करेंगे, आपको भूखा नहीं रहने देंगे। और वो काम उन्होंने किया क्योंकि उनकी तैयारी थी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था समाज के अंदर बनाई है जहां स्वास्थ्य सेवाएं आज भी सरकार के हाथ में हैं और सरकार पूरी तरह से इस स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाती रहती है ताकि हर चुनौती का वो सामना कर सकें। और इसलिए वहाँ पर हुआ जो कुछ हुआ आज भी हम देख रहे हैं। लेकिन हमारी केंद्र सरकार ने क्या किया? पूरा जनवरी का महीना निकल गया, फरवरी के महीने में दिल्ली के चुनाव में उनको हस्तक्षेप करना था, ट्रंप को बुला करके बहुत बड़ा आयोजन जो कि होने ही नहीं चाहिए था उसको अहमदाबाद में करवाना था। उसके बाद दिल्ली में जो हिंसा हुई उसमें दिलचस्पी लेनी थी और फिर पूरा ध्यान मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में और वहाँ भाजपा की सरकार को बिठाने में लगाना था। इसलिए कोरोना के बारे में लोगों को बताया नहीं, कोरोना के लिए कोई तैयारी नहीं की। जो हमारे स्वास्थ्य सेवाओं का जो ढांचा है, जो इस देश में इतना कमज़ोर है, हमारे यहाँ डॉक्टर, हमारे यहाँ बिस्तर, हमारे यहाँ आईसीयू, वेंटिलेटर, हमारे यहाँ पीपीई किट, हमारे यहाँ मास्क, हमारे यहाँ इन तमाम चीज़ों की इतनी कमी थी, इसकी भरपाई करने के बारे में नहीं सोचा। हवाई जहाज़ों को उड़ने दिया, क्यों? क्योंकि कांग्रेस के विधायकों को पहुंचाना था मतलब अपने बेंगलोर और फिर उनको वापस लाना था, तो हवाई जहाज़ों का उड़ना ज़रूरी था, हवाई अड्डों का चलना ज़रूरी था, उस पर कोई रोक टोक नहीं। और उसकी वजह से कोरोना प्रभावित लोग बाहर से आते रहे। ये जो इतनी बात हो रही है जमात के बारे में, मरकज़ के बारे में, उन लोगों को भी आने दिया, मरकज़ को अनुमति भी दे दी कि हाँ करो। और 20 मार्च को जब भोपाल में भाजपा की सरकार बन गई थी, उसके बाद ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिर थोड़ा सा ध्यान कोरोना की तरफ देना शुरू कर दिया। और किस तरह से ध्यान दिया? थाली बजाओ, घंटे बजाओ, दिया जलाओ। मतलब ये जो इनकी संख्या कितनी है, कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता 8 करोड़, लेकिन है करोड़ों में, जो हमारे देश के एक ज़िले से, एक राज्य से दूसरे ज़िले में, दूसरे राज्यों में जाने वाले मज़दूर हैं। क्या ये मालूम नहीं था इनको कि अगर काम बंद हो जाएगा, लॉकडाउन बंद हो जाएगा, तो कितने दिन ये रहेंगे? कितने दिन इनको पास खाने को होगा? कितने दिन ये अपने मतलब बच्चों को पाल सकेंगे? कितने दिन ये जिंदा रह सकेंगे? इसका कुछ पता नहीं था इस सरकार को, लेकिन कोई तैयारी नहीं। अगर इन लोगों को जो चाहते वापस घर जाना, अगर उस समय ट्रेनें चला करके, बसें लगा करके इनको घर पहुंचा दिया जाता, तो आज ये इतनी मतलब अमानवीय स्थिति, मतलब जो एक इंसान के साथ बर्ताव नहीं होना चाहिए, एक बिल्कुल मतलब गैर इंसानी व्यवहार के चलते वो इस हालत में हमारे भाई और बहन अपने घरों तक पैदल चलने के लिए मजबूर न होते। वो बसों में भर भर करके, ट्रॉलियों में लद लद करके, एक के ऊपर एक उन इलाकों से जहाँ ये बीमारी फैली हुई है अपने घर तक आए और बीमारी भी उनके साथ आई। तो ये सब सरकार की गलत नीतियों की वजह से हुआ। लेकिन सरकार ने क्या काम किया? अपनी इन नाशकारी नीतियों पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने जिहादी वायरस, मरकज़ी वायरस, ये मरकज़ के लोगों ने ही इस वायरस को फैलाया है, यही जिम्मेदार हैं
ये ऐसा कर रहे हैं, ये वैसा कर रहे हैं, ये अस्पतालों में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मतलब सरकार को जो कहना था वो उसने कहा, और उसका ये जो मीडिया है जो उसी की बात को दोहराता है, उसने सुबह से शाम तक इतनी नफरत अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ पैदा कर दी कि सरकार की गलतियां पूरी तरह से छिप गईं, और ऐसा लगा कि यही लोग इस देश के अंदर कोरोना को फैलाने का काम कर रहे हैं। अब इससे आप समझिए कि ये सांप्रदायिकता किसका नुकसान करती है। आज जो करोड़ों करोड़ों लोग हमारे देश में भूखे हैं, जो आज स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ से वंचित हैं, जो आज इतनी मजबूरी में अपने घरों तक पहुंचने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ पहुंच गए हैं, जिनके सामने आज कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, और आज जो मरीज बढ़ते जा रहे हैं, और इन मरीजों के अलावा जिनको कोरोना हो रहा है, जो हमारे देश में दूसरी तमाम बीमारियों से लोग मतलब प्रभावित हैं। आप सोचिए कि इस एक महीने में आगरा जैसे शहर में 143 लोग टीबी से मर गए, क्योंकि अब उनका इलाज नहीं हो रहा। अब कोरोना के अलावा किसी चीज़ का इलाज नहीं होगा। तो आखिर ये जो सरकार की गलत नीतियों का असर पड़ा है, ये क्या सिर्फ अल्पसंख्यकों पर पड़ा है? नहीं, ये सब पर पड़ा है। जो गरीब हैं, जो मजबूर हैं, जो आज बेहाल हैं, ये सब बहुत हद तक सरकार की गलत नीतियों के शिकार हैं। लेकिन अपनी इन नीतियों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिकता का कैसे सहारा लिया गया, किस तरह से एक समुदाय के ऊपर इस कोरोना की बीमारी की पूरी जिम्मेदारी डाली गई, आज थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। आप सोचिए, केरला के अंदर एक हाथी मर जाता है। बहुत दुखद है कि लोग मतलब अपनी फसलों को या अपनी जान को या अपने गांव को बचाने के लिए इतनी क्रूरता के साथ जानवरों से पेश आते हैं कि फल के अंदर या नारियल के अंदर मतलब कुछ विस्फोटक डाल देते हैं, जो उसके मुंह के अंदर जा कर के विस्फोट करता है। लेकिन उस हाथी से हमदर्दी कम थी और नफरत फैलाने का काम ज़्यादा हुआ कि ये तो अल्पसंख्यकों ने किया है। और जिस ज़िले में अल्पसंख्यकों की बहुमत है केरला के अंदर, उस ज़िले के साथ उसको जोड़ा गया कि वहाँ हाथी मारा गया, जबकि उस ज़िले की बात भी नहीं है, ना इसमें अल्पसंख्यकों की कोई बात है। लेकिन सुबह से लेकर के रात तक वही बात चली। पालघर के अंदर 2 साधुओं की और उनके ड्राइवर की नृशंस हत्या हुई, लेकिन वो टीवी पर तब तक छाया रहा जब तक कि ये बात बार बार कही गई कि उनको मारने का काम अल्पसंख्यकों ने किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने किया है। और फिर अगर उन्होंने नहीं किया तो कम्युनिस्टों ने किया, मार्क्स सीपीआईएम के लोगों ने किया है। लेकिन 2 साधु दूसरी जगह मारे गए, उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं, उनके लिए किसी ने आंसू नहीं बहाए, किसी मीडिया ने कुछ नहीं कहा। इसी तरह से एक बेचारी गाय उत्तराखंड में, उसके साथ भी वही हुआ जो उस हाथी के साथ हुआ था कि उसके मुंह में भी विस्फोटक चला गया, उसका पूरा मुंह यानी उड़ गया। उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं, उसकी कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक समुदाय को कहीं भी उसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। तो हम लोगों को समझना चाहिए कि ये जो कहानियाँ जड़ी जा रही हैं, ये जिस तरह से चीज़ों को हमारे सामने पेश किया जा रहा है, इसमें अल्पसंख्यकों के ऊपर तो हमले तेज हो रहे हैं। हर मामले में उनको फंसाया जा रहा है, उनको जेलों में ठूसा जा रहा है, उनकी लिंचिंग भी हो रही है, उनकी जान भी ली जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो पूरा मेहनतकश समाज है, जो हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों आम लोग हैं जो बेरोजगारी, भूख और गरीबी के शिकार हैं और जिनका भविष्य बिल्कुल अंधकारमय बन गया है, उनके ऊपर भी ये बहुत बड़ा हमला है। क्योंकि हम तमाम लोग सरकार के हमलों को नहीं समझ रहे हैं। हम लोग उस हाथी को देख रहे हैं, हम लोग उन साधुओं को देख रहे हैं, हम लोग
जमातियों को देख रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, श्रम कानूनों को ख़त्म कर रही है। अब 8 घंटे काम नहीं होगा, 10 घंटे काम होगा। श्रम कानून कहीं लागू नहीं होंगे। वो तो कहिए कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, कुछ कोर्ट गए, तो फिलहाल ये थम गया, लेकिन सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि वो श्रम कानून को ख़त्म करने जा रही है। इस देश में कहीं भी कोई श्रम कानून नहीं रहेगा। हम लोग देख रहे हैं उस हाथी की तरफ, हम लोग मेनका गांधी का बेहुदा बयान सुन रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, बिजली के निजीकरण के ओर तेज़ी के साथ कदम बढ़ा रही है। हम सांप्रदायिकता के प्रचार के जाल में फंसे हैं और सरकार क्या कर रही है, जो आवश्यक वस्तु कानून है उसको ख़त्म कर रही है, ताकि महंगाई के ऊपर कोई रोक न लग सके। जो हमारे तमाम ज़रूरत की चीज़ें हैं, सामान है, उसके दाम को अनियंत्रित कर दिया जाए। हम सांप्रदायिक सोच के शिकार बन रहे हैं और सरकार क्या कर रही है, वो किसानों के ऊपर इतना ज़बरदस्त हमला कर रही है कि कुछ दिनों के बाद जो सरकारी ख़रीद है तमाम उपज की, वही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। सब कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में ही दे दिया जाएगा, निजी हाथों में ही दे दिया जाएगा। तो ये सब काम वो कर रही है सांप्रदायिकता की आड़ में, सांप्रदायिकता में लोगों को फंसा करके, उसके जाल में लोगों को फंसा करके लगातार जनता के बुनियादी हितों पर, अधिकारों पर उसका हमला चल रहा है। कोर्ट हो, कचहरी हो, सबको खोखला बनाया जा रहा है और हमारे देश के तमाम लोग इस बड़ी साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं, साजिश के शिकार बन रहे हैं। तो आखिर हमारा क्या काम है, आखिर हमारी क्या जिम्मेदारी है? अगर हम जातिवाद के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? अगर हम सांप्रदायिक सोच का पर्दाफाश नहीं करेंगे तो कौन करेगा? सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अच्छे लोग हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम बड़े आदर्श लोग हैं, बल्कि इसलिए कि हम जनता की एकता चाहते हैं, हम मजदूरों की एकता चाहते हैं, हम मजदूरों के ऊपर होने वाले हमलों का मुकाबला करना चाहते हैं। हम जो हमारे तमाम अधिकार आज हमसे छीने जा रहे हैं और लोगों को जो लड़ते हैं दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। ये तमाम चीज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए हम लोग आगे आते हैं। ये हमारा काम है। इस काम को हम लोग सुबह से शाम तक करते हैं, लेकिन इस काम को करने में जो ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं, इनको जब तक हम नहीं पहचानेंगे, इनकी सच्चाई को जब तक हम नहीं समझेंगे कि ये जातिवाद हमको अपने भाई का दुश्मन बनाता है, ये जातिवाद हमारी गरीब बहनों को शोषण का सबसे बड़ा शिकार बनाता है और हम लोग खामोश रहते हैं क्योंकि हम जातिवादी सोच के शिकार हैं। इसी तरह से सांप्रदायिकता हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है, हमारी आंखों पर पर्दा डालता है और सरकार की गलत नीतियों को, सरकार के तमाम हमलों को हमसे छिपाता है। पिछले 2 महीने में अगर हम देखें कि सरकार ने किस तरह से इस कोरोना के संकट का इस्तेमाल किया है हमारे खिलाफ, हमारी जनता के खिलाफ, हमारे अधिकारों के खिलाफ, हमारी जीविका के खिलाफ, हमारे जिंदा रहने के अधिकारों के खिलाफ, एक एक चीज़ को छीनने का काम इस सरकार ने किया है। हमारा राशन भी वो पूंजीपतियों के हवाले करके हमारे धान को, हमारे चावल को, हमारे राशन व्यवस्था के चावल का वो सैनिटाइज़र बनाना चाहते हैं। इससे ज़्यादा जनता का अपमान, जनता के ऊपर हमला क्या हो सकता है? जनता भूख से करा रही है और आप धान का सैनिटाइज़र बनाने की बात कर रहे हैं। जनता भूख से तड़प रही है और आपके गोदामों में हमारा राशन सड़ रहा है, हमारा अनाज सड़ रहा है और ये सब कुछ बर्दाश्त हो रहा है। इस सब को हम देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों पर सांप्रदायिकता का पर्दा है और हमारे बीच में जातिवाद, वर्ण व्यवस्था की दीवारें हैं। इसलिए साथियों, आज CITU के साथियों के सामने हमारी बातचीत हो रही है। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि इन विचारों, धाराओं को समझिए,
इनका इस्तेमाल किस तरह से होता है हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, इसको समझिए। और एक नई ताकत के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए ज्ञान के साथ सांप्रदायिकता और जातिवाद को मजदूर वर्ग के दुश्मन या मजदूर वर्ग के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली हथियारों के रूप में उनको समझ करके, उनको देख करके उनके खिलाफ लोगों को लामबंद कीजिए। अपने दिमाग को साफ कीजिए, अपने परिवार के दिमाग को साफ कीजिए और अपने साथियों के दिमाग को साफ कीजिए। यही हमारी लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़े काम है। मुझे उम्मीद है आपने मेरी तमाम बातों को सुना, आप सोचेंगे, विचारेंगे, चर्चा करेंगे और ये जो दो बड़े हथियार हैं हमारे आंदोलन को लगातार जो तोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनकी सच्चाई, इनकी असलियत को समझ करके हम भी इनके खिलाफ वो ताकत तैयार करेंगे जो इन हथियारों को बिल्कुल बेकार कर देगा, बिल्कुल निष्प्रभावी बना देगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ सवाल हैं क्या? सब लाल सलाम, बिल्कुल सही कहा। वर्ण व्यवस्था शोषण का प्रतीक है। हाँ, बिल्कुल सही कहा एक साथी ने कि जाति भेदभाव बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि असमानता बढ़ी है। असमानता को बढ़ाने वाली नीतियां और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई हैं। उनका क्रियान्वयन करने वाली सरकार मतलब अपनी पूरी ताकत से उन नीतियों को लागू कर रही है और उनको लागू करने के लिए असमानता को बनाए रखने का ये जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, निश्चित रूप से इसको भी शक्तिशाली बनाया जा रहा है। अलग अलग तरीके से इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। आज आप देखिए इतनी हिंसा हो रही है दलितों के खिलाफ। मैं एक एक लिखती रहती हूँ, घटनाओं को जमा करती रहती हूँ और सब में मैं देखती हूँ। एक लड़के को मार डाला गया क्योंकि वो मंदिर में गया था। एक लड़के को मार डाला गया महाराष्ट्र में क्योंकि एक ऊंची जात की लड़की के साथ उसकी दोस्ती थी। एक लड़के को किसी और कारण से बाप बेटे को मार डाला गया। और हर जगह क्या होता है, या तो गिरफ्तारी नहीं होती है, पुलिस कहती है हम ढूंढ रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, और ये भी कहती है पुलिस कि नहीं इसमें जातवादी मामला नहीं था, इसमें कोई दूसरा मामला था और इसको जातवादी रंग दिया जा रहा है। तो मतलब जो पूरी व्यवस्था है वो आज भी इस संविधान के 70-72 साल के अस्तित्व में आने के बाद भी जो एक दलित समाज के लोगों को जो बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए वो उनको ये समाज और समाज को चलाने वाले लोग ये समझते ही नहीं हैं कि उनको उन अधिकारों को प्राप्त करने का, हासिल करने का अधिकार है भी। इसी दौरान, इसी कोरोना के दौरान आरक्षण के बारे में कोर्ट्स ने क्या क्या फैसले दिए हैं और किस तरह की बेहूदी टिप्पणियां की हैं आदिवासियों के बारे में। मतलब ये सब देखने की बातें। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो कुछ भी मिला था दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, अब वो भी सब छीना जाएगा। उनको शिक्षा से, नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा क्योंकि ये मनुवादी सरकार है। ये शोषण की व्यवस्था को बहुत क्रूरता के साथ बनाए रखने वाली सरकार है। ये सांप्रदायिकता के आधार पर चलने वाली सरकार है। इसलिए निश्चित तौर पर वर्ण व्यवस्था को ये मजबूत करेगी, जाति घृणा को ये बढ़ावा देगी, जाति अन्याय का ये पूरा समर्थन करेगी। इसमें किसी को दो राय होनी नहीं चाहिए। लेकिन हमें समझना होगा कि ये सब इसलिए हो रहा है कि हम विभाजित रहें, हम अपने आप को एक मजदूर वर्ग
कि सेना के रूप में न देखें, हम अपने आप को एक जाति या एक धार्मिक समुदाय के सदस्य के रूप में देखें। और अगर इस तरह से हम अपने आप को देखेंगे, जात के आधार पर देखेंगे, जाति पहचान के आधार पर देखेंगे, धार्मिक पहचान के आधार पर देखेंगे, और जो हमारी बड़ी वर्गीय पहचान है उसको भूल जाएंगे, तो जो हमको आज करना है, जो दायित्व हमारे ऊपर है, वो हम फिर सफलतापूर्वक शायद नहीं कर पाएंगे। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद, और आगे अगर आपके प्रश्न होंगे तो ज़रूर भेजिएगा, और आप अपने पेज पर फिर कभी बुलाना चाहें तो मैं तो निश्चित रूप से बड़ी खुश होंगी और मैं ज़रूर आऊँगी आपके बीच में। लाल सलाम। CITU जिंदाबाद, हरियाणा की CITU कमेटी जिंदाबाद, और मजदूर वर्ग की एकता जिंदाबाद। और इस वर्ग की एकता को जिंदाबाद करने के लिए जातिवाद और सांप्रदायिकता का त्याग करना पड़ेगा, वरना मजदूर वर्ग जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, ये केवल नारे ही रह जाएंगे।